क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप कानूनी तौर पर किसी करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक हों, आपके नाम पर सारे कागजात हों, लेकिन उस प्रॉपर्टी से आपको एक पैसा भी ना मिले, उस पर आपका कोई कंट्रोल ना हो, और फिर भी सरकार आपसे कहे कि लाइए इस पर इनकम टैक्स दीजिए? एग्जैक्टली सुनने में ये एक लीगल पैराडॉक्स लगता है ना। बिल्कुल। एक ऐसी सिचुएशन जो ओनरशिप की परिभाषा को ही चैलेंज करती है। ऐसे ही एक अजीब और ज़रूरी कानूनी सवाल की गहराई में आज हम उतरेंगे। और आज का हमारा विश्लेषण इसी सवाल के कोर में जाता है। इनकम टैक्स कानून के तहत मालिक यानी ओनर शब्द का असली मतलब क्या है? इसके लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है, आरबी जोधामल कुठियाला वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये 1971 का केस है। और आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि जब टैक्स लॉ ओनर की बात करता है तो वो किसे देखता है। उस इंसान को जिसके पास सिर्फ कागज पर अधिकार है, या उसे जिसके पास प्रॉपर्टी का असल कंट्रोल और उससे होने वाली इनकम का हक है। जिसके लिए हमारे पास इस केस के जजमेंट के कुछ हिस्से और उसके कानूनी विश्लेषण के नोट्स भी हैं। Yes, our sources are quite comprehensive. We'll be unpacking the factual matrix, the contending principles, the key doctrines, and the judicial precedents that shaped this seminal ruling. ओके, लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहले, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे? ये तो सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं गया होगा। नहीं, और इसका रास्ता भी काफी दिलचस्प है। ये अपील्स बाय सर्टिफिकेट आई थी। बाय सर्टिफिकेट? हाँ, इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के एक फुल बेंच, जिसमें जस्टिस एस.के. कपूर ने फैसला लिखा था, वो ऑलरेडी याचिकाकर्ता यानी असेसी के खिलाफ फैसला दे चुकी थी। एक मिनट, आपने दो टर्म्स यूज किए, अपील बाय सर्टिफिकेट और असेसी। जो हमारे लिसनर्स लॉ बैकग्राउंड से नहीं है, उनके लिए इसका क्या मतलब है? अच्छा सवाल है। असेसी का मतलब बस वो व्यक्ति या कंपनी है जिसकी इनकम को टैक्स के लिए असेस किया जा रहा है। इस केस में ये आरबी जोधामल कुठियाला फर्म है। ठीक है। और अपील बाय सर्टिफिकेट का मतलब है कि हाई कोर्ट ने खुद माना कि इस केस में कानून का इतना जरूरी सवाल जुड़ा है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए, तो उन्होंने इसके लिए एक सर्टिफिकेट इशू किया। मतलब एक तरह से हाई कोर्ट की तरफ से इंपॉर्टेंस का एक स्टैम्प। बिल्कुल। गॉट इट। तो हाई कोर्ट से हारने के बाद असेसी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और वहां सेंट्रल क्वेश्चन क्या था? The entire case delivered by the Honorable Justice K.S. Hegde revolved around one single powerful question. और मैं इसे जजमेंट से शब्दशाह कोट करना चाहूंगी क्योंकि यही इस मामले की जान है। जरूर। The question before the court was whether on the facts and in the circumstances of the case, the assessee continued to be the owner of the property for the purposes of computation of income under Section 9 of the Income Tax Act 1922. साफ शब्दों में, क्या सेक्शन 9 के लिए जोधामल को अब भी मालिक माना जा सकता है? Exactly, यही पूरे केस का क्रक्स था। और इसके पीछे एक होटल की कहानी है जो पार्टीशन के बीच फंस गया था। इसका फैक्चुअल मैट्रिक्स क्या था? What's fascinating here is the story behind the law. The SSE, आरबी जोधामल कुठियाला, एक रजिस्टर्ड फर्म थी। 1940 में, मतलब पार्टीशन से एक साल पहले, उन्होंने लाहौर में मशहूर नेडूज होटल को 46 लाख रुपए में खरीदा। 46 लाख? 1946 में। ये तो एक बहुत ही बड़ी रकम थी उस जमाने में। मॉन्यूमेंटल अमाउंट। इसके लिए उन्होंने मेसर्स भारत बैंक लिमिटेड लाहौर से 30 लाख और जुब्बल के राजा से 18 लाख का लोन लिया था। एंड देन पार्टीशन हैपेंड और सब कुछ बदल गया। प्रिसाइसली। पार्टीशन के बाद लाहौर पाकिस्तान में चला गया, और इस पूरे मुकदमे का जो ट्रिगर पॉइंट था, द की इवेंट, वो ये था कि नेडूज होटल को इवैक्यूई प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। इवैक्यूई प्रॉपर्टी? और इसका नतीजा ये हुआ कि प्रॉपर्टी वेस्टेड इन द कस्टोडियन इन पाकिस्तान। ये वेस्टिंग शब्द यहाँ पर सबसे ज्यादा क्रूशल है। ये वेस्टेड इन द कस्टोडियन का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि कस्टोडियन अब होटल की देखभाल कर रहा था, जैसे एक केयरटेकर? नहीं, और यही इस केस का सबसे बड़ा पेच है। वेस्ट होने का मतलब सिर्फ देखभाल करना नहीं है। इसका लीगल मतलब है कि प्रॉपर्टी से जुड़े सारे के सारे अधिकार, उसे किराए पर देने का, उसे बेचने का, यहाँ तक कि उसे तोड़कर गिराने का, सब कुछ कानूनी तौर पर कस्टोडियन को सौंप दिया गया। ओह। लीगली ऑल राइट्स, टाइटल एंड इंटरेस्ट वर ट्रांसफर्ड टू द कस्टोडियन। कागज पर भले ही पुराना मालिक जोधामल हो,
लेकिन असल कानूनी ताकत अब कस्टोडियन के हाथ में थी। वाओ, तो ऐसी सिचुएशन में जोधामल का क्लेम क्या था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से? फॉर द असेसमेंट ईयर्स फ्रॉम 1952 टू 1957 असेसी ने काफी बड़े लॉसेस क्लेम किए, जैसे एक साल में 100,072 रुपए का लॉस। ये लॉस इसलिए था क्योंकि उन्हें अब भी बैंक को लोन पर इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा था। अच्छा, लेकिन अपने रिटर्न्स में उन्होंने होटल की एनुअल लेटिंग वैल्यू नील दिखाई। इनकम टैक्स ऑफिसर ने इस क्लेम को डिसअलाउ कर दिया। किस बिना पर? उनका लॉजिक सिंपल था, प्रॉपर्टी कस्टोडियन में वेस्ट हो चुकी है, सो नो इनकम और लॉस फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी कैन बी कंसिडर्ड इन द एसेसीज केस। एक मिनट, ये तो एक तरफ एक बिजनेस फर्म है जो पार्टीशन में अपना सबसे कीमती एसेट गवा चुकी है और ऊपर से उस पर लिए गए लोन का ब्याज भर रही है, और दूसरी तरफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि आप मालिक हैं तो टैक्स दीजिए। हाँ, ये वाकई एक लीगल पैराडॉक्स है। बिल्कुल। तो यहाँ पर ओनर शब्द को लेकर दो अलग अलग आमने सामने दलीलें थी, टू कंटेंडिंग प्रिंसिपल्स। Absolutely. The core doctrinal conflict was between two theories of ownership. एक तरफ थे एसएससी, जिन्हें मिस्टर वीसी महाजन रिप्रेजेंट कर रहे थे, और दूसरी तरफ था रेवेन्यू यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। एसएससी का आर्ग्यूमेंट क्या था? उनका केस किस बुनियाद पर टिका था? The SSC's argument was based on what we can call the ultimate right or residual interest theory. अल्टीमेट राइट थ्योरी। हाँ, मिस्टर महाजन का तर्क बड़ा फिलोसॉफिकल था। उन्होंने कहा कि मालिकाना हक एक धागे की तरह है। आप उस पर कितनी भी पाबंदियां लगा दें, उसे कितना भी उलझा दें, जब तक वो धागा टूटता नहीं, मालिक वही रहता है। उनका कहना था कि कस्टोडियन के पास प्रॉपर्टी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थी, असली ओनरशिप तो असेसी के पास ही है, बिकॉज ही हैज द अल्टीमेट राइट। द एग्जैक्ट कोट फ्रॉम हिज कंटेंशन इज वेरी टेलिंग, और मैं उसे जजमेंट से कोट करती हूँ। प्लीज। He contended that the expression owner means the person having the ultimate right to the property. He further contended that so long as the SSE had a right to that property in whatever manner that right might have been hedged in or restricted, तो उनका कहना था कि अधिकारों पर लगी पाबंदियों से ओनरशिप खत्म नहीं हो जाती। ये तो एक पक्ष की कहानी हुई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस कहानी को कैसे काटा? उनका क्या नजरिया था? रेवेन्यू का आर्ग्यूमेंट रियलिटी और प्रैग्मेटिज्म पर आधारित था। इसे हम लीगल ओनरशिप एंड एंटाइटलमेंट टू इनकम थ्योरी कह सकते हैं। लीगल ओनरशिप थ्योरी। हाँ, उनका तर्क बहुत सीधा और प्रैक्टिकल था। उन्होंने कहा, देखिए, इनकम टैक्स का लेना देना इनकम से है। एक सिंपल सा सिद्धांत है, जिसकी जेब में प्रॉपर्टी का किराया या मुनाफा जा रहा है, टैक्स भी वही देगा। मेक सेंस। इस केस में जोधामल को एक पैसा भी नहीं मिल रहा था, तो वो टैक्स क्यों दें? उनके हिसाब से सेक्शन 9 में ओनर का मतलब है लीगल ओनर, अ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू द इनकम। कोई वेग, एब्स्ट्रैक्ट या इमोशनल बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं। असेसी कानून ऐसी गुत्थी को कैसे सुलझाता है? सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों तर्कों को कैसे देखा, खासकर कस्टोडियन की शक्तियों को? This is where the Supreme Court undertook a very detailed, almost surgical analysis of the custodian's powers under the Pakistan Administration of Evacuee Property Ordinance 1949. अच्छा, सबसे पहले कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेशन शब्द को ही क्लियर किया। उन्होंने कहा कि लॉ में एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब सिर्फ पैसिव मैनेजमेंट नहीं है। इट मीन्स मैनेजमेंट एंड सेटलिंग ऑफ द एस्टेट। इट्स एन एक्टिव पावर टू डील विद द एस्टेट। तो ये सिर्फ केयरटेकर वाली भूमिका तो बिल्कुल नहीं थी। Far from it. The court pointed to specific, powerful sections of the ordinance. First, the doctrine of vesting under section 6(1). डॉक्ट्रिन ऑफ वेस्टिंग ये कहता है कि सारी इवैक्यूई प्रॉपर्टी 1 मार्च 1947 से कस्टोडियन में shall vest and shall be deemed always to have vested. The word vest is a very strong legal term, signifying a complete transfer. और इस वेस्टिंग के बाद कस्टोडियन के पास एक्चुअल पावर्स क्या क्या थे? The powers were extensive, almost absolute. कस्टोडियन कब्जा ले सकता था, उसकी इनकम वसूल सकता था, और सबसे जरूरी सेक्शन 22M के तहत he could sell any evacuee property notwithstanding anything contained in any law or agreement to the contrary thereto. वो प्रॉपर्टी को बेच भी सकता था। बेच सकता था, इतना ही नहीं, क्लॉज N के तहत वो प्रॉपर्टी को गिरा भी सकता था, डिमोलिश कर सकता था, और इवैक्यूई यानी जोधामल कस्टोडियन की मर्जी के बिना प्रॉपर्टी को न लीज कर सकता था, न बेच सकता था, न ही मॉर्गेज कर सकता था। तो जोधामल के पास बचा क्या था? सिर्फ एक उम्मीद। Exactly, this is the court's co-finding. असेसी के पास सिर्फ एक रेजिडुअल या बेनिफिशियल इंटरेस्ट बचा था,
एक उम्मीद कि शायद कभी भविष्य में प्रॉपर्टी वापस मिल जाए। The actual legal owner in the eyes of the law was now the custodian. कोर्ट का ऑब्जर्वेशन पैराग्राफ 17 में इस केस का की टेकअवे है। I must quote it. प्लीज टू। The property having vested in the custodian, who had all the powers of the owner, he was the legal owner of the property. In the eye of the law, the custodian was the owner of that property. The position of the custodian was no less than that of a trustee. ट्रस्टी की तरह। दैट्स अ पावरफुल एनालॉजी। लेकिन इससे एक सवाल उठता है, तो क्या एक ही प्रॉपर्टी के दो मालिक हो सकते हैं टैक्स पर्पसेस के लिए, एक लीगल ओनर और एक बेनिफिशियल ओनर? Excellent question. और कोर्ट ने इस आइडिया को सीधे रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। पैराग्राफ 19 में उन्होंने एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत बताया जो आज भी साइट किया जाता है। The court said, A property cannot be owned by two persons, each one having independent and exclusive right over it. Hence, for the purpose of Section 9, the owner must be that person who can exercise the rights of the owner, not on behalf of the owner, but in his own right. मतलब कस्टोडियन जोधामल की तरफ से काम नहीं कर रहा था, वो अपने खुद के कानूनी अधिकार के तहत काम कर रहा था। बिल्कुल। तो कोर्ट ने अपने इस फैसले को मजबूत करने के लिए किन पुराने मामलों यानी जुडिशियल प्रेसिडेंट्स का सहारा लिया? The Supreme Court solidified its finding by drawing upon established jurisprudence. 3 केसेस यहाँ बहुत जरूरी हैं। पहला, एक कलकत्ता हाई कोर्ट का केस द ऑफिशियल असाइनी फॉर बंगाल। ये एक इंसॉल्वेंसी का मामला था जहां एक इंसॉल्वेंट व्यक्ति की प्रॉपर्टी ऑफिशियल असाइनी में वेस्ट हो गई थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने माना कि सेक्शन 9 के पर्पस के लिए ऑफिशियल असाइनी ही ओनर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कस्टोडियन की शक्तियां भी ऑफिशियल असाइनी जैसी ही थी? नो लेस देन दैट ऑफ द ऑफिशियल असाइनी। और इसी केस में जस्टिस कॉस्टेलो ने एक ऐसी बात कही थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया, जिसने इस बहस को ही हमेशा के लिए खत्म कर दिया। क्या कहा था उन्होंने? जब ये तर्क दिया गया कि असाइनी के पास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, जस्टिस कॉस्टेलो ने कहा, एंड आई कोट, आई एम अनेबल टू एक्सेप्ट मिस्टर पेजेस कंटेंशन. In this country, there is no difference between legal estate and equitable estate. वाह, मतलब टैक्स कानून के लिए कागजी मालिक और असली मालिक जैसी दो अलग चीजें होती ही नहीं है। Exactly. जो लीगल ओनर है, जिसके पास कंट्रोल है, वही मालिक है। फैसिनेटिंग। दूसरा केस कौन सा था? The second was a Scottish case, the Commissioner of Inland Revenue versus Fleming. ये भी इंसॉल्वेंसी से जुड़ा था। इस केस ने एक सिंपल कॉमन सेंस टेस्ट दिया to find out the person entitled to that income. यानी इनकम पाने का हकदार कौन है? बिल्कुल। उस कोर्ट ने पाया कि वेस्टेड प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम ट्रस्टी की थी, इंसॉल्वेंट की नहीं। The person who gets the money is the one who pays the tax. It's a simple, powerful test. लेकिन असेसी ने भी तो एक केस का हवाला दिया था, जिसमें शायद सुप्रीम कोर्ट ने ही कुछ अलग कहा था। वो अमर सिंह केस। Yes, they did. And this is where legal nuance comes in. Assessi relied on Amar Singh versus Custodian, जहां सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऑब्जर्व किया था कि एक evacuee has not lost his ownership in it. The law recognized his ultimate ownership subject to certain limitations. ये तो सुनने में एक डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। लगता है। तो फिर कोर्ट ने अपनी ही पुरानी बात को कैसे हैंडल किया? दिस इज अ मास्टर क्लास इन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन. The court clarified that those observations have to be understood in the context in which they were made. Context. हाँ, अमर सिंह का केस इस बारे में था कि क्या इवैक्यूई का रेसिड्यूअल राइट आर्टिकल 19(1)(f ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी है या नहीं। अच्छा। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 9 के लिए फोकस बिल्कुल अलग है। द कोर्ट सेड फॉर सेक्शन 9 the focus is on the receipt of the income. कानून में कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। एक ही शब्द का मतलब अलग-अलग कानून में अलग-अलग हो सकता है। So what does this all mean? इन सब कानूनी दलीलों का आखिर मतलब क्या निकला? If we connect this to the bigger picture, कोर्ट ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल कॉमन सेंस अप्रोच भी लिया। पैराग्राफ 10 में कोर्ट ने नोट किया कि अगर पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज छोड़ आए हजारों इवैक्यूईज को ओनर माना जाता, तो उन्हें उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू पर इंडिया में इनकम टैक्स देना पड़ता, दो दे डिड नॉट गेट अ पैसा आउट ऑफ दोज प्रॉपर्टीज। जो कि सरासर अन्याय होता। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि हालांकि टैक्स कानून को इंटरप्रेट करते समय इक्विटी नहीं देखी जाती,
लेकिन कानून को रीजनेबली और न्याय के अनुसार इंटरप्रेट करना चाहिए। और फिर इस पूरी चर्चा के बाद अंतिम फैसला क्या था? After this exhaustive analysis, the court's final conclusion, as stated in paragraph 22, was unequivocal. I'll quote the final operative lines. जरूर। After giving our careful consideration to the question of law under consideration, we have come to the conclusion that the assessee was not the owner of Nadeau's Hotel during the relevant assessment years for the purpose of Section 9 of the Act. Hence, these appeals fail and they are dismissed. तो आज हमने समझा कि इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 9 के लिए मालिक सिर्फ नाम का नहीं होता। मालिक वो है जिसके पास प्रॉपर्टी पर कानूनी अधिकार, पूरा कंट्रोल और उससे होने वाली इनकम को रिसीव करने का हक हो। सिर्फ एक बचा हुआ या लाभकारी हित, जिसे हम रेसिजुअल या बेनिफिशियल इंटरेस्ट कहते हैं, आपको टैक्स के दायरे में लाने के लिए काफी नहीं है। ये फैसला लीगल ओनरशिप और बेनिफिशियल ओनरशिप के बीच एक बहुत ही जरूरी लाइन खींचता है, खासकर ऐसी सिचुएशंस में जहां आपके अधिकार किसी कानून के तहत आपसे लेकर एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जैसे कस्टोडियन या ट्रस्टी को दे दिए जाते हैं। फॉर टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, द लॉ लुक्स एट द लीगल ओनर। बिल्कुल। और ये हमें एक आखिरी विचार के लिए छोड़ जाता है। आज की डिजिटल दुनिया के बारे में सोचिए। इंटरेस्टिंग। जब कोई अपनी क्रिप्टो करेंसी को एक एक्सचेंज पर रखता है या अपने डिजिटल आर्ट यानी NFT को एक प्लेटफॉर्म पर सौंप देता है, तो उस संपत्ति का असली ओनर टैक्स के नजरिए से कौन है? क्या जोधामल केस के सिद्धांत आज की इन नई और कॉम्प्लेक्स ओनरशिप स्ट्रक्चर्स पर भी लागू हो सकते हैं? ये एक विचारणीय प्रश्न है।